शुरू करते हैं यूपी लेखपाल सीरीज में। आज हम आपको कराएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है उनके बारे में हम आपको जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। तो पहला देखते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वहीं देखते हैं भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो देखते हैं सबसे पहले जो फसल बीमा योजना आई थी वो 1985 में आई थी। वहीं अब 2016 में भी फसल बीमा आई है। तो दो योजनाएं चल रही हैं लेकिन सबसे पहले जो आई थी वो 1985 में आई थी। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और अगली देखते हैं व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई है। तो ये लागू की गई है 1999 में। तो अर्थात राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई है 1999 में। वहीं अगले देखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि किसान बही योजना लागू की गई है। तो किसान बही 1992 में, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू की गई है। वहीं अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं तो वो एग्रीकल्चर में नियोजित हैं। वहीं अगला देखते हैं किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। तो ये देखते हैं 2004-05 के वित्तीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। अगली देखते हैं राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। और अगली देखते हैं कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है। तो ये है मोटे अनाज। मोटे अनाज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है। और इससे आच्छादित जो फसलें हैं वो हैं गेहूँ, दलहन, गेहूँ और चावल। दलहन, गेहूँ और चावल इससे आच्छादित फसलें हैं। और अगली देखते हैं सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है। तो सब्जी वाली फसलों के लिए अति अल्पकालीन बाजार उपलब्ध होता है, क्योंकि ये सब्जी वाली फसलें ज़्यादा देर तक नहीं रखी जा सकती, इसलिए इनके लिए अल्पकालीन बाजार उपलब्ध होता है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। तो ये है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कारण क्या था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच युद्ध हो गया था 1965 में और 1961 में, जिस कारण से भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में उत्पादन बहुत ही कम हुआ, इस कारण से यह ऋणात्मक रही। और अगले देखते हैं प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है प्रधानमंत्री द्वारा द्वितीय हरित क्रांति में? कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन, ये सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि उस समय भारत में एफडीआई को कृषि के क्षेत्र में अनुमति नहीं थी। अगला देखते हैं वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए विनिवेश की सीमा कितनी थी। तो अधिकतम 25 लाख रुपए। अर्थात 2006 में पारित अधिनियम था, उसमें सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा थी अधिकतम 25 लाख रुपए। और अगले देखते हैं निम्न कथन से हम क्या समझते हैं। ये देखते हैं भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की है। अर्थात भारत खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है भारत में, परंतु सभी परिवारों को उससे प्राप्त करने के सामर्थ्य नहीं है। अर्थात सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। अर्थात परिवार उतने सक्षम नहीं है कि सभी परिवार उसको प्राप्त कर सके, जबकि भारत में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में है। वहीं अगला देखते हैं कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। तो इसका समय है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1965 में। कृषि मूल्य आयोग 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। वहीं देखते हैं जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका शॉर्ट फॉर्म है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वहीं अगली देखते हैं राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है विश्व बैंक। तो NATP परियोजना का जो वित्त पोषण होता है वो विश्व बैंक करता है।
वहीं देखते हैं विटीकल्चर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये अंगूर के उत्पादन से रिलेटेड है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप। वहीं 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में भारत को विभक्त किया गया है। वहीं अगले देखते हैं भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन है, तो ये पंतनगर भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। और देखते हैं भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित कौन थे, तो भारत में जब हरित क्रांति आरंभ हुई तब उससे संबंधित थे इंदिरा गांधी, MS स्वामीनाथन और सुब्रमण्यम। ये 3 लोग भारत में हरित क्रांति से संबंधित थे। वहीं अगली देखते हैं हरित क्रांति का से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन है, तो ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य है जो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फायदा उठा पाए। वहीं देखते हैं कृषि करने की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है वो जैविक खेती है। और देखते हैं NAFED अर्थात नाफेड किससे संबंधित है, तो ये कृषि विपणन से संबंधित है। वहीं देखते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का उद्देश्य क्या है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का उद्देश्य है कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय एवं लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना। वहीं अगला देखते हैं खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कौन करता है, तो इसका सही आंसर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अर्थात CACP ये कमीशन है, ये किसानों के MSP का संस्तुति करता है। और अगला देखते हैं भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन है, तो भारत में कृषि को वित्त देने वाली सबसे ज़्यादा मेन संस्था है वो नाबार्ड है। वहीं देखते हैं भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो ये सहकारी कृषि निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो दोस्तों आप इस सेशन को अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये लास्ट ईयर यूपी लेखपाल के एग्ज़ामों से लिए गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों के लिए अगले आने वाले लेखपाल के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल सही तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। तो अगला देखते हैं भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है, तो ये कॉफ़ी और चाय उत्पादकों के लिए ये भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। और अगला देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके किनमें योगदान से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति इतने सारे क्षेत्रों में कृषि अपना योगदान करती है। इस कारण से कृषि को उसका महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा। वहीं देखते हैं भारत की फसलों में किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल किस क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो ये है गन्ना भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल किस क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो गन्ना। वहीं अगला देखते हैं कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, तो ये फसलें हैं मूंग और उड़द, ये जायद फसलें हैं। और देखते हैं भारत में कृषि को समझा जाता है, तो भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन समझा जाता है। वहीं संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्यान्न की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए। वहीं अगला देखते हैं केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना, विदर्भ में दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र है, वो है तमिलनाडु तट। और देखते हैं भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन है, तो ये यूपी लेखपाल का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ये पंजाब है, यहाँ पर ये लास्ट ईयर 2015 में पूछा गया है यूपी लेखपाल का जब पेपर हुआ था, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और देखते हैं मैक्रोनी गेहूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए मैक्रोनी गेहूँ है, तो ये असिंचित परिस्थितियों के लिए अर्थात जहाँ पर बारिश भी ना हो वहाँ पर ये मैक्रोनी गेहूँ पैदा हो जाएगा, अर्थात सूखा का प्रतिरोधी है। और देखते हैं गेहूँ, चावल, चीनी एवं दालों में से निम्न में से किसका भारत से निर्यात नहीं होता, तो वो है दालों का।
क्योंकि भारत दालों के मामले में सबसे बड़ा उपभोक्ता है और वहीं भारत दालों के मामले में सबसे बड़ा आयातक है। और देखते हैं ट्रिटिकेल दो के बीच का संकर है, तो ये है गेहूं और राई के बीच में ट्रिटिकेल दो के बीच का संकर है। वहीं कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है वो स्थायित्वहीन में। और देखते हैं ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट एवं रस्ट में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है, तो ये रस्ट है। तो ओके दोस्तों, आप इस सेशन को अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय।